हेलो बच्चों, स्वागत है मेरे नए वीडियो में। और आज की इस वीडियो में हम लोग क्लास 12 फिजिक्स एनसीईआरटी की बुक का लेसन नंबर 10 जिसका नाम है तरंग प्रकाशिकी, ये सवालों को हल करेंगे। आज हम लोग केवल उन इम्पोर्टेंट सवालों को हल करेंगे जो 2020 से लेकर 2024 में किसी न किसी साल पूछा गया है। ठीक है, तो सबसे पहले हम ये जान लें कि जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स है एक्सरसाइज 10 में, चैप्टर नंबर 10 में, उसके लिए कौन कौन से फॉर्मूले उपयोग किए जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे फॉर्मूले लिख रखे हैं। लगभग इस एक्सरसाइज के, इस चैप्टर के जितने भी सवाल हैं इन्हीं फॉर्मूलों के हेल्प से बन जाते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं पहला सवाल। और हमारा पहला सवाल जो है ये 2019 और 20 दोनों में पूछा गया है। 2019 में 1 नंबर में पूछा गया है और 2020 में 3 नंबर में पूछा गया है। 2019 के FI सेट में पूछा गया है। ठीक है, अंतर सिर्फ ये है कि 2019 में सवाल यही है, लेकिन 2020 में यहाँ 3 और 5 कर दिया गया है, बाकी सारी चीजें वही है। ठीक है, तो मैं इस बात की गारंटी नहीं लेती हूँ कि सवाल में जो अंक है वो भी वही रहेंगे, इसी तरह के सवाल रहेंगे, लेकिन वहां पे जो अक्षर है वो बदल दिए जाएंगे। जैसे मैंने कहा ना 2019 में यही है, लेकिन 2020 में यहाँ पे अंक बदल दिए गए हैं। तो हो सकता है 2000 जो आप 25 में आप पेपर देने जा रहे हैं उसमें अंक बदल दे, सवाल यही रहे। ठीक है, तो इस तरह के अगर सवाल हैं तो आप कैसे हल करेंगे। देखिए, दो तरंगों की तीव्रताओं का अनुपात 1:9 दिया है, दोनों तरंग का व्यतिकरण होता है, तो परिणामी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का अनुपात निकालना है। Imax और Imin, तो ये Imax Imin के लिए ये फॉर्मूला है। उसके लिए हमको A1 और A2 का मान पता होना चाहिए। A1 और A2 आयाम है, I1 और I2 तरंग की तीव्रताएं हैं। तो सबसे पहले हम लोग ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे, I1 by I2 is equal to A1 का स्क्वायर by A2 का स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। तो देखिए कैसे इसको हल करेंगे। तीव्रताओं का अनुपात यानी I1 by I2 is equal to, आप कैपिटल ए भी लिख सकते हो या फिर स्मॉल ए भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इसका अनुपात दिया है 1:9 हमने रखा, इधर A1 का स्क्वायर by A2 का स्क्वायर, इधर से हम लोग ऐसे कर सकते हैं, दोनों का स्क्वायर है ना तो होल स्क्वायर कर दिया हमने। तो ये जब स्क्वायर यहाँ से हटाया जाएगा तो इधर रूट आ जाएगा, यानी √1/9 is equal to A1 by A2। इधर स्क्वायर रूट निकाल देंगे, 1 का 1 और 9 का हो जाएगा 3, यानी A1 by A2 का मान हमको मिल गया कितना 1/3। A1 का मान है 3 और A2 का मान है, A1 का मान 1, A2 का मान 3। अब हमको Imax और Imin का मान निकालना है, तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे। ठीक है, लास्ट वाला। तो Imax बराबर मतलब अधिकतम तीव्रता और Imin बराबर न्यूनतम तीव्रता, A1 प्लस A2 का होल स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 का होल स्क्वायर। तो A1 प्लस A2 1 और 3 दोनों को हम लोग जोड़ देंगे का होल स्क्वायर बाई A1 माइनस A2 दोनों को आपस में घटा दिया जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर और ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर तो 16 हो जाएगा 16, और -2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, काट सकते हैं इसको, 4/1 यानी 4:1, ये आ गया आंसर। ठीक है, यानी तरंग की अधिकतम तथा न्यूनतम तीव्रताओं का जो अनुपात होगा वो होगा 4:1। आ गई बात समझ में। इस तरह का कोई भी सवाल रहेगा तो आपको इसी तरीके से करना है। क्लियर है सब कुछ, आगे बढ़ा जाए। चलिए हम लोग दूसरा सवाल करेंगे, और दूसरा सवाल है हमारा, यंग के द्विस्लिट प्रयोग में दो कला संबद्ध स्रोतों के बीच की दूरी 2 मिलीमीटर है एवं पर्दे के दूरी 1.5 मीटर है। यदि 6000 एंगस्ट्रॉम तरंग दैर्ध्य का एक वर्णीय प्रकाश प्रयुक्त हो तो फ्रिंज की चौड़ाई और केंद्र से तीसरी अद्वितीय फ्रिंज की दूरी ज्ञात करें। ठीक है, तो देखिए फ्रिंज की चौड़ाई के लिए जो फॉर्मूला है हमारे पास वो हमने यहाँ पे लिखा है, बीटा इज इक्वल टू डी लेमडा बाई में स्मॉल डी, ये कैपिटल डी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जानेंगे कि लेमडा का मान क्या दिया है, स्मॉल डी का मान दिया है क्या, कैपिटल डी का क्या मान दिया है। ठीक है, तो सबसे पहले लिखा जाएगा दिया है। देखिए दिया है, क्या दिया है, दो स्लिट होते हैं, दो छिद्र होते हैं, तो दोनों छेद के बीच की दूरी यानी स्मॉल डी का मान 2 mm मिलीमीटर में दिया है, इसको हम मीटर
10⁻³ मीटर हो गया, ठीक है। पर्दे की दूरी 1.5 मीटर यानी कैपिटल डी का मान 1.5 मीटर। लैम्डा का मान 6000 एंगस्ट्रॉम, इसको भी मीटर में करा जाएगा तो 10⁻10 हो जाएगा, ठीक है। 10⁻10 हो जाएगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 6 × 10⁻⁻7 मीटर, ठीक है। अब फॉर्मूला रखा जाएगा, बीटा इज इक्वल टू फ्रिंज की चौड़ाई इज इक्वल टू फ्रिंज की चौड़ाई यानी बीटा, बीटा का मान क्या हो जाएगा, कैपिटल डी लैम्डा बाई स्मॉल डी। लैम्डा का मान 6 × 10⁻⁻7, कैपिटल डी का मान 1.5, स्मॉल डी का मान 2 × 10⁻³ ये सवाल जो है बेटा 2023 के बीयू सेट में पूछा गया है। इसका पॉइंट हटाएंगे तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2 से काट दीजिए 3 बार में, ये भी खत्म हो जाएगा। अब ये हमारे पास आ जाएगा 10⁻⁻2, तो ये हो गया 15 × 45, 15 और 3 को मल्टीप्लाई कर दीजिए 45, 10⁻⁻7 बाई 10⁻⁻2 हो जाएगा। -2 को ऊपर ले चलेंगे तो +2 हो जाएगा, यानी ये आ जाएगा 45 × 10⁻⁻7 × 10⁻⁻2, ठीक है, +2 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारे पास 45 × 10⁻⁻5 मीटर, ठीक है। -7 में से 2 कट गया -5। अब सवाल क्या पूछ रहा है, फ्रिंज की चौड़ाई और केंद्र से तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात है। तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला हम लोग यूज करेंगे, पर्दे पर nth काली फ्रिंज की दूरी, तो ये अदीप्त बोला गया है, अदीप्त का मतलब यहाँ पे काली फ्रिंज की ही दूरी होगी, ठीक है। तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी ज्ञात करना है, यानी हमको ये वाला फॉर्मूला इस्तेमाल करना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तीसरी अदीप्त फ्रिंज की दूरी, इसको हम लोग y3 ऐसे लिखेंगे, तीसरी के लिए निकाल रहे ना इसलिए, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं, इस 2 को इसके नीचे ला देंगे तो हो जाएगा 2n-1/2 इंटू लैम्डा डी बाई स्मॉल डी। इसका मान तो हमने निकाल लिया है यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन में, हमको इसका मान बस निकालना है। n की जगह हम लोग 3 रखेंगे, 2 3 6 -1 5/2, और ये हो जाएगा 10, इसका कितना है 45 × 10⁻⁻5, ठीक है, मीटर। तो ये आ जाएगा 5 × 5 = 25, 5 × 4 = 20, 20 और 2 22/2 10⁻⁻5, ठीक है। तो इसको थोड़ा सा हल कर देंगे, 2 × 2 2 × 2 2 दूनी 4 2 × 10 10⁻⁻5 मीटर। ये इसका आंसर हो जाएगा कितना 112.5 10⁻⁻5 मीटर। अगर इसी को मिलीमीटर में अगर लाना होता तो हम लोग क्या करते 1000 से मल्टीप्लाई कर देते, तो मिलीमीटर में आंसर आ जाता। आपको मिलीमीटर में रखना है तो मीटर में रखिए। तो इस तरीके से हमारा सवाल नंबर 2 कंप्लीट हो गया, और यह सवाल भी इंपॉर्टेंट है और यह 2023 के बीयू सेट में पूछा गया है, ठीक है। तो समझ आ गया, आगे बढ़ा जाए। अब हम लोग तीसरे सवाल को हल करेंगे। तीसरा सवाल है कि अंक के द्विरेखा चित्र प्रयोग में स्लिटों से पर्दे की दूरी 100 सेंटीमीटर है, स्लिटों से पर्दे की दूरी, और प्रकाश का तरंगदैर्घ्य कितना दिया है तथा स्लिटों के बीच की दूरी ये दी गई है। फ्रिंज की चौड़ाई, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए देखिए हमारे पास ये फॉर्मूला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे गिवन यानी दिया गया है, दिया है सबकी इकाई एक होनी चाहिए, सारे मीटर में होने चाहिए। कैपिटल डी का मान 100 सेंटीमीटर है, इसका मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब 100 सेंटीमीटर मतलब कितना हो गया 1 मीटर, ठीक है। और लैम्डा का मान 5000 मतलब इसको हम लोग एंगस्ट्रॉम में 10⁻⁻10 इंटू कर देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगा, यानी ये हो जाएगा 5 × 10⁻⁷ मीटर। और स्लिटों के बीच की दूरी स्मॉल डी का मान दिया है 0.05 सेंटीमीटर,
इसको भी हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 0.05 इंटू 100, सॉरी सेंटीमीटर में 100 से भाग देना है तब जाके मीटर में जाएगा ये, तो हमने 100 से भाग दे दिया तो इसका भी पॉइंट हट जाएगा यहाँ पे, तो ये आ जाएगा हमारे पास 5 इंटू 10 के पावर, देखिए यहाँ पे 4 जीरो है ना, तो 10 के पावर -4 मीटर। अब उस फॉर्मूले पे हम रख लेंगे बीटा इज इक्वल टू लैम्डा कैपिटल डी स्मॉल डी। लैम्डा का मान है 5 10 टू द पावर -7 कैपिटल डी 1 और स्मॉल डी 5 इंटू 10 के पावर -4, 5 और 5 कैंसिल, 10 के पावर -4 को हम लोग ऊपर ले जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 10 के पावर +7 हो जाएगा 4 हो जाएगा, तो 10 के पावर -7 पहले से ही है ऊपर यहाँ पे, इसको भी हम लोग ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 10 के पावर +3, यानी ये आ जाएगा 10 के पावर -4, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 10 के पावर -4 मीटर। और अगर इसको मिलीमीटर में चेंज करना हो तो 1000 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, मिलीमीटर में आंसर आ जाएगा। आगे बात समझ में, तो देख लीजिए ये 2022 के FW सेट में पूछा गया सवाल है, ठीक है, और आप 2020 देखे, 2022 देखे, 2023 देखे, सारे सवाल इसी तरीके से पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया लग रहा होगा कि जो इस चैप्टर से सवाल आते हैं वो किस तरह के आते हैं। तो कहा जाए कि ये फॉर्मूला बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस फॉर्मूले के आधार पे बहुत सारे सवाल आपसे किए जा सकते हैं आपके पेपर में, ठीक है। तो आगे बढ़ा जाए, हम लोग एक और सवाल करेंगे जो 2024 के FU सेट में पूछा गया। यह सवाल जो है 2024 के FU सेट में पूछा गया है, ठीक है। क्या कह रहा है कि I तथा 4I तीव्रता के दो तरंगों के अधिकतम परिणामी तीव्रता का मान ज्ञात करें जब वे कला संबद्ध हो और जब कला असंबद्ध हो, ठीक है। तो पहला आंसर, माना कि I1 बराबर I और I2 बराबर 4I, ठीक है। पहला यहां से लिखते हैं, जब वे कला संबद्ध हो तब परिणामी तीव्रता I बराबर √I1 प्लस √I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा √I1 तो I ही रह जाएगा, √I2 तो ये हो जाएगा 4I का होल स्क्वायर, ठीक है। √I तो I ही रहेगा प्लस 4I का आप निकाल सकते हैं 2√I का होल स्क्वायर, तो यहाँ पे कुछ नहीं है ना तो 1 माना जाता है, यहाँ कुछ नहीं रहता है तो 1 माना जाता है, तो 1 और 2 कितना हो गया 2 और 1 3√I का स्क्वायर, तो ये हो गया 9I, 3 का स्क्वायर 9 और √I का स्क्वायर करेंगे तो I रह जाएगा। जब वे कला असंबद्ध हो, जब कला असंबद्ध हो तब क्या हो जाएगा परिणामी तीव्रता I बराबर या I डैश बराबर मान लीजिए I1 प्लस I2, ठीक है। तो I1 का मान हम लोग ले लेंगे I और I2 का मान ले लेंगे 4I, तो ये कितना आ जाएगा 5I, तो ये हमारा आंसर हो गया। ये 2024 के FU सेट में पूछा गया और यह सवाल 5 नंबर में पूछा गया, देख लीजिए कितना छोटा है और 5 नंबर में पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोगों ने 2020 से लेकर 2024 तक के सारे जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स हैं पूछे गए हैं वो हमने हल कर लिया, और इसी तरह के जो सवाल होंगे आपके 2025 के भी पेपर में आएंगे। पैटर्न यही रहेगा, मैं बार बार कह रही हूँ कि पैटर्न यही रहेगा लेकिन नंबर चेंज कर दिए जाएंगे। तो अगर आपको पता है कि इस टाइप के सवाल रहेंगे तो किस तरह से बनेंगे, तो नंबर चाहे कुछ भी हो आप आसानी से हल कर सकते हैं।
ठीक है। और अब लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ बेटा कि अब आपके पास समय नहीं है कि आप आज पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, परसों पढ़ेंगे, टाइम देते रहे, ठीक है। अब आपको कुछ करना है, पढ़ना है। अब आपके पास केवल एक ही ऑप्शन बच गया है, पढ़ना है। भाई आगे कुछ करना है तो पढ़ना पड़ेगा। कहा भी जाता है, बच्चों को सिखाया भी जाता है, क से करो तब ख से खाओ। तो जब तक करोगे नहीं तब तक कुछ मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। इसीलिए आपको कुछ और नहीं, केवल और केवल पढ़ाई करनी है। 1 महीने आपके पास टाइम बच गए हैं, उसमें भी आप अगर ईमानदारी से मेहनत कर लेते हैं, मेहनत का मतलब आप पढ़ लेते हैं, तो आपका कंफर्म है कि आप 60% 70% नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही, बाकी हम लोग कल के वीडियो में देखेंगे। और वीडियो के लास्ट में मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आपको हमारे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जो नए वीडियोज़ हो उनका नोटिफिकेशन आपको समय से मिल जाए।